एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है थर्ड, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हमारी आज आपकी प्रॉपर्टीज नंबर चल रही है 6 और वो है आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कवर कर लिया, उसके बाद एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट और वैन डेर वाल्स रेडियस की हमने कवर कर लिए हैं। फिफ्थ आपके टॉपिक्स हो गए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और वैन डेर वाल्स रेडियस। 5 आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। अब आपकी 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चल रही है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी भी जिसको बोलते हैं हम। अब ये क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे तो हमें बताइए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इसको शॉर्ट में आईपी से भी लिखते हैं। शॉर्ट में अगर हम लिखें, इतना बड़ा हम बार बार नहीं लिख सकते, तो हम शॉर्ट में आईपी से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड, ये डिफाइन किया जा सकता है कैसे, एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। ये डिफाइन किया जा सकता है कैसे, एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है किस लिए, टू रिमूव करने के लिए एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इन शॉर्ट हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आईपी से। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम एन एलिमेंट, एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं इन सक्सेसिव ऑर्डर में। सो क्या होगा, फर्स्ट आईपी, सो फर्स्ट आईपी इज यूज्ड फॉर एटम। तो जब हम किसी भी एलिमेंट से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालें, तो पहला जो है इलेक्ट्रॉन होगा वो एटम से निकलेगा। अब एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो निकलने के कारण, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो अब वो एटम से नहीं आयन से निकलेगा, M+ वाले से। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि फर्स्ट आईपी क्या होगा, यूज होगा किसके लिए, एटम के लिए। और सेकेंड आईपी अब यूज होगी किसके लिए, फॉर कैटायन, कैटायन के लिए। और फिर अब जब एक M+ बन गया है, अब उससे फिर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अब जो हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया M+ ने और बना लिया M+2 या डबल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, डाई पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा उससे अगर एक और निकाला जाए इलेक्ट्रॉन, तो अब भी किससे जाएगा वो, अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा वो M+2 पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, M+2 से निकलेगा। ठीक है, अब M+2 से निकलने के कारण ही उसको हम बोलेंगे थर्ड आईपी। उसके लिए हम यूज करते हैं थर्ड आईपी, वो यूज होती है किसके लिए, डाई पॉजिटिव आयन के लिए। अभी हमने देखा, अगर फर्स्ट आईपी की बात करें, फर्स्ट आईपी के लिए, तो वो यूज होती है किसके लिए, एटम के लिए। और सेकेंड आईपी, फर्स्ट आईपी और सेकेंड आईपी किसके लिए यूज होती है, सेकेंड आईपी यूज होती है किसके लिए, कैटायन के लिए। और थर्ड आईपी किसके लिए यूज होती है, थर्ड आईपी यूज होती है डाई पॉजिटिव चार्ज के लिए, डाई पॉजिटिव चार्ज के लिए। कैसे, लाइक दिस, आप यहाँ पे पहले ये समझ लो। ठीक है, जैसे ये एक एटम है, ठीक है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हम जितनी एनर्जी खर्च हो रही है हमारी, ठीक है, वही बोल रहे हैं जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जितनी भी एनर्जी किसी भी गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम आईपी बोलते हैं। ठीक है, और अब एक एटम क्या है, पहला अगर एक एटम है, देखो यहाँ पर एक एटम है पहला, इससे हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। एटम से एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण उस पर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। तो इसके लिए हम यूज करेंगे आईपी फर्स्ट, इसको बोलेंगे आईपी फर्स्ट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसके लिए क्या हो गया, आईपी फर्स्ट। अब जब हम इससे क्या करेंगे, अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या अब इससे जाएगा, नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अगर मुझे फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अब किससे निकलेगा, वो M पॉजिटिव से। और अब उतनी आसानी से नहीं देगा जितना कि एटम दे रहा था। एटम आसानी से दे रहा था, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से उसने दे दिया और पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उससे अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने जाएंगे तो वो चलो दे देगा, लेकिन अब उतनी आसानी से नहीं देगा, अब हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट आईपी वैल्यू हमेशा कम होती है सेकेंड आईपी वैल्यू से।
सेकेंड आईपी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि अब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना क्या हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन तो ले लिया और ये M+ बन गया। अब हम इसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने जाएंगे तो ये मुश्किल से देगा, क्योंकि हम इससे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन जाएगा इससे ही। ठीक है, तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा इससे M+ से, तो इससे अगर एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बन गया यहाँ पर M++, यानी कि M+2 बन गया। और इसके लिए हम यूज करते हैं टर्म IP सेकेंड, इसको बोलते हैं IP सेकेंड, जो कि हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी IP फर्स्ट से। IP सेकेंड IP फर्स्ट से ज्यादा क्यों होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो IP सेकेंड IP फर्स्ट से ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा, वो दे सकता है आसानी से, और आसानी से देने के कारण हमें उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो एनर्जी कम यानी कि IP कम, IP की वैल्यू कम हो रही है। और अगर हम किसी कैटायन के पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो वो बेचारा पहले से इलेक्ट्रॉन खोकर बैठा है, तो उससे दोबारा इलेक्ट्रॉन लेने जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल से देगा, तो देगा लेकिन मुश्किल से देगा। तो इस बार हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही है, उसको मनाना पड़ रहा है, उसको एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है, एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है, यानी कि IP बढ़ रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेकेंड IP वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी फर्स्ट IP वैल्यू से। मैं ये सब चीजें लिखा दूंगी, यहाँ पर आ नहीं रहा था बोर्ड पे, पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे, उसके बाद ये जो आपको बताई जा रही है वो मैं लिखवा दूंगी। ठीक है, अब अगर हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे, अब इससे निकलेगा थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अब जो निकलेगा थर्ड इलेक्ट्रॉन M+2 से निकलेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन गया, और जब एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो अब M+3 बन गया। लेकिन जो M+3 है वो अगेन आप देखो, M के पास तो एक इलेक्ट्रॉन से इसने दे दिया, इसके पास का इसने ये ऑलरेडी देके बैठा तो बेचारे को मुश्किल हुई। अब ये तो ऑलरेडी 2 देके बैठा है, तो इससे अगर एक और निकालने जाएंगे तो बहुत मुश्किल से देगा, दे तो देगा, देखो देने के बाद ही तो M+3 बना है, लेकिन मुश्किल से दी होगी, तो थर्ड IP वैल्यू और ज्यादा। ठीक है, तो ये थी आपकी IP की, और इनको टर्म्स को यूज करते हैं। अगर किसी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो फर्स्ट IP, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उस कैटायन से तो सेकेंड IP, और फिर से निकाल रहे हैं एक और इलेक्ट्रॉन तो हो गया आपका थर्ड IP। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं थर्ड IP वैल्यू। अब यहाँ पे यही लिखा है कि अगर किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट IP वैल्यू यूज करेंगे किसके लिए, एटम के लिए, सेकंड IP यूज होगी किसके लिए, कैटायन के लिए, ये देखो सेकंड IP किसके लिए यूज हो रही है, कैटायन के लिए, और थर्ड IP किसके लिए यूज हो रही है, डाई पॉजिटिव चार्ज के लिए, डाई पॉजिटिव आयन के लिए, देखो डाई पॉजिटिव आयन के लिए थर्ड IP। तो ये टर्म्स आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं यूनिट, तो जो यूनिट है किसकी, IP की, तो यूनिट ऑफ IP क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, किलो कैलोरी हो जाएगी या किलो जूल हो जाएगी। तो जो IP की यूनिट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकती हैं, किलो कैलोरी भी हो सकती हैं, और किलो जूल भी हो सकती हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं, यहाँ तक नोट डाउन करिए। चलिए आगे देखते हैं। तो जहां तक आपने नोट किया था उसके बाद से ये लिखना है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट, वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड IP इज ऑलवेज मोर देन फर्स्ट IP वैल्यू। ये हमने अभी देखा था IP वैल्यूज कैसे होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे डिफाइन करते हैं। अगर एटम से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट, और अगर कैटायन से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए सेकंड IP, और अगर डाई पॉजिटिव आयन से निकल रहा है एक इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए हम थर्ड IP यूज करते हैं। ठीक है, IP थर्ड। तो वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड IP, जो वैल्यू है किसकी, सेकंड और थर्ड IP की, वो हमेशा ज्यादा होगी किससे, फर्स्ट IP वैल्यू से। फर्स्ट IP वैल्यू से हमेशा ज्यादा होगी, ये हमने देख लिया था। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे किसी भी एटम से, जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे किसी एटम से, तो एटम क्या बन जाएगा, एटम विल फॉर्म इट्स कैटायन, तो एटम तो कैटायन बन जाएगा। और जब कैटायन बनाएगा तो इन कैटायन बनाने के बाद क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर कम हो गए। जब एटम ने कैटायन बना लिया, कैटायन बनाने का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, लेकिन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो गए, जबकि प्रोटॉन क्या है आपके वहां पर ज्यादा हो गए। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि कैटायन में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, किससे, कंपैरिजन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन से कम हो गए हैं। अब जब प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं तो प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या हो गई, ज्यादा हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम, प्रोटॉन ज्यादा संख्या में, तो प्रोटॉन क्या करेंगे, हुकूमत चलाएंगे इलेक्ट्रॉन्स पे। अब इलेक्ट्रॉन पे उनकी पकड़ ज्यादा हो गई है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया वहां पर कैटायन में, ज्यादा हो गया है, ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन एटम। एटम के मुकाबले कैटायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, ENC क्या हो गया वहां, ज्यादा हो गया है। सो रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए जब हम उससे सेकेंड इलेक्ट्रॉन लेने जाएंगे
तो अब इलेक्ट्रॉन क्या है, लूज तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से यानी कि इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स से क्या है, प्रोटॉन के साथ जुड़े हैं। तो अब जब हम उससे इलेक्ट्रॉन्स और निकालेंगे तो अब वो आसानी से नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए बोला है कि सो द रिमूवल ऑफ, इसीलिए रिमूवल किसका, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या हो जाएगा, रिक्वायर करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसीलिए अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उससे तो वो इजीली नहीं देगा, तो हमें उसको निकालने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए सेकेंड आईपी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा ज्यादा होगी फर्स्ट आईपी वैल्यू से। ठीक है, फर्स्ट आईपी वैल्यू से हमेशा ज्यादा होगी। अब आगे देखिए, इसी तरह अब अगर हम क्या कर रहे हैं, रिमूवल कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह अब क्या है, पहले एटम था, एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, कैटायन बन गया, कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, चलो हमने ज्यादा अमाउंट एनर्जी देके निकाल लिया। अब क्या है, वो डाइपॉजिटिव आयन बन गया। अब डाइपॉजिटिव आयन से भी हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, डाइपॉजिटिव आयन से भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो तो और मुश्किल होगा। वही है कि सिमिलरली आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो आपका डाइपॉजिटिव कैटायन बना है वो क्या होगा, डाइपॉजिटिव आयन तो बन गया। अब डाइपॉजिटिव आयन बनने के बाद जब हम फिर से उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो इस केस में क्या होता, सॉरी, जब डाइपॉजिटिव आयन बन गया, सो इन दिस केस में क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर कम हो गए। डाइपॉजिटिव आयन बन गया इस बार, तो डाइपॉजिटिव बना है, तो क्या होगा, फिर से उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, और प्रोटॉन ज्यादा हो गए उससे। अब और ज्यादा पकड़ हो जाएगी, पहले तो एक इलेक्ट्रॉन गया था, ठीक है, प्रोटॉन ने तब भी उस पर पकड़ बना ली ज्यादा। अब इस बार तो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो और पकड़ बनाएंगे वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया संख्या में, तो प्रोटॉन और उस पर अपनी पकड़ बनाएंगे। तो जितनी पकड़ बनाएंगे इस बार ईएनसी और ज्यादा हो गई वहां पे, और ईएनसी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल, और जितना है मुश्किल उतना ही क्या होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या है, आईपी की वैल्यू बढ़ रही है, आईपी की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि जब डाइपॉजिटिव आयन बन गया है तो इस केस में फिर से इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, और इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, इंक्रीज हो गया है। सो इस बार क्या होगा, ह्यूज अमाउंट और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हैज बीन रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूवल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डाइपॉजिटिव आयन। तो इस बार तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी डाइपॉजिटिव आयन से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन, इसीलिए थर्ड वाली आईपी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर बन जाता है, ये रहा, फर्स्ट आईपी वैल्यू से ज्यादा होगी सेकंड आईपी वैल्यू, सेकंड से ज्यादा होगी थर्ड आईपी वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा फर्स्ट आईपी वैल्यू से ज्यादा होगी सेकंड आईपी वैल्यू, सेकंड से ज्यादा होगी थर्ड आईपी वैल्यू। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करिए। चलिए, तो आपने यहां तक तो देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो वो कुछ फैक्टर्स जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं इनको, अब हम वो फैक्टर्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर 1 फैक्टर्स है नंबर ऑफ शेल्स, वही अपना नंबर ऑफ शेल्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं एक बार। चलिए तो देखते हैं फैक्टर नंबर 1 नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स कैसे अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल को। तो एज अ नंबर ऑफ शेल्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कब, जैसे जैसे एज अ नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स पर डिक्रीज हो जाता है। और जब ईएनसी डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस की पकड़ नहीं है, तो न्यूक्लियस क्या होंगे, आसानी से निकल जाएंगे, और आसानी से निकल जाएंगे तो हमें एनर्जी जो है कम अमाउंट में देनी पड़ेगी, और एनर्जी कम देनी पड़ेगी यानी कि आईपी कम है। आईपी तो वही है ना कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी या अमाउंट हीट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है उसी हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो यही बोल रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स पर वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए एक्सटर्नल शेल से इलेक्ट्रॉनों को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा तो क्या होगा, विल रिक्वायर लेस अमाउंट, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या लगेगा, कम। अब इलेक्ट्रॉन खुद ही निकल जाएंगे आसानी से, तो हमें
एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, कम एनर्जी यानी कि कम आईपी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल शेल क्या हो करेंगे, विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट मीन्स, इसका मतलब है कि जो आईपी वैल्यू है वो डिक्रीज होगी एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगी, आईपी वैल्यू डिक्रीज करेगी। यानी कि अगर हम रिलेशन देखें अब, आईपी वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ शेल के, नंबर ऑफ शेल के। यानी कि अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो आईपी घटता है और नंबर ऑफ शेल घटते हैं तो आईपी बढ़ता है। ये हो गया इसका मतलब। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। एग्जांपल लिखिए, ले लीजिए 3Li, ठीक है, यहां से ले लेते हैं, यहाँ ले लेंगे 3Li 11Na और 19K पोटेशियम। तो जब इसमें करेंगे हम नंबर ऑफ शेल्स में, पहले तो नंबर ऑफ शेल्स वाले देख लेना, नंबर ऑफ शेल्स देखें इसमें। तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे नंबर ऑफ शेल्स कितने आएंगे इसमें, 2 1, इसमें क्या चाहिए 11 है तो 2 8 1, ठीक है। इसका करोगे तो 2 8 8 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स, यहाँ 2 है नंबर ऑफ शेल्स, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, यानी कि 2 3 4, 2 है 3 है और 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स किसमें ज्यादा है, इसमें, जिसमें नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा उसका आईपी सबसे कम। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाए तो क्या बनेगा, के से ज्यादा हो जाएगा Na का और Na से ज्यादा हो जाएगा Le का। ये है आपकी आईपी वैल्यू। यानी कि अगर हम के से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो के से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी कम देनी पड़ेगी, यानी कि आईपी कम होगा। फिर एन से हम निकालेंगे तो थोड़ी ज्यादा होगी के से, लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा थोड़ी और हीट एनर्जी में, ठीक है। लेकिन लिथियम से जब हम निकालने जाएंगे तो क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, इसका मतलब आईपी भी ज्यादा होगी। तो ये हो गया इसका ऑर्डर, ठीक है। चलिए एक बार इसको नोट डाउन करिए यहां तक, फिर इसके नीचे से एक पैराग्राफ लिखना है यहां तक, इसके नीचे से फिर एक पैराग्राफ है। पहले एक बार इसको यहां तक नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं आगे। तो जहां तक आपने नोट कर लिया था उसके बाद आगे लिखना है कि कंक्लूजन क्या निकलता है कि नंबर ऑफ शेल्स से, ठीक है। तो इन पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, आईपी वैल्यू विल रेगुलरली डिक्रीज, ग्रुप में कैसे डिक्रीज होगी और पीरियड में वो देखना है हमें। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, आईपी वैल्यू विल रेगुलरली डिक्रीज, जो रेगुलरली डिक्रीज होगी आईपी वैल्यू ग्रुप में, इन अ गिवन ग्रुप, किसी गिवन ग्रुप में आईपी वैल्यू है वो रेगुलरली डिक्रीज होगी जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और मूविंग डाउनवर्ड। क्यों होगी डिक्रीज, क्योंकि इन अ गिवन ग्रुप, क्योंकि किसी गिवन ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं और मूविंग डाउनवर्ड। जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं इसलिए वहां पर क्या हो रहा है, आईपी डिक्रीज हो रहा है। एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है वहां पर, विल डिक्रीज। जब हम नीचे आ रहे हैं ग्रुप में, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, वहां पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान हो रहा है, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम इजियर, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान हो रहा है। एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए एनर्जी का जो अमाउंट है वो क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी का अमाउंट चाहिए होता है विल ऑल्सो डिक्रीज, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। समझिए, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, डाउनवर्ड आएंगे, तो वहां पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं यानी कि न्यूक्लियस से एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। और अगर अट्रैक्शन फोर्स घट रहा है यानी कि न्यूक्लियस ऑफ एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉनों पर उतना फोर्स नहीं लगा पा रहा है, तो अब वो क्या हो गए, वो फ्री हो गए, वो आसानी से निकल सकते हैं, और आसानी से निकल सकते हैं तो हम उसे एनर्जी क्यों देंगे, ठीक है। तो आसानी से वो खुद निकल रहे हैं तो जितनी हम एनर्जी देने वाले थे अब उससे कम देंगे, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, कम रिक्वायर होगी, और जितनी कम रिक्वायर होगी उतनी ही आईपी कम होगी, क्योंकि आईपी भी क्या है कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आईपी बोलते हैं। तो अब आईपी कम हो जाएगी, तो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, वहां पर आईपी कम होती जाएगी, आईपी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। यहां तक इसको नोट डाउन करिए।
फिर हम आगे चलते हैं अपना सेकंड फैक्टर्स ईएनसी, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां तक नोट डाउन करिए। फिर सेकंड फैक्टर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, सेकंड ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो अब ये कैसे अफेक्ट करती है आयनाइजेशन पोटेंशियल को। तो देखो एज द वैल्यू ऑफ ईएनसी, जैसे जैसे ईएनसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉनों पर वो भी इंक्रीज होता है, ईएनसी इंक्रीज होता है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक्सटर्नल शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो जैसे जैसे ईएनसी की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स यानी न्यूक्लियस का एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉनों पर क्या हो जाती है, फोर्स क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो इसका मतलब क्या है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब जब उनकी पकड़ ज्यादा हो रही है एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉनों पर, फोर्स ज्यादा लग रहा है न्यूक्लियस और एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में, तो अब क्या वो इलेक्ट्रॉन आसानी से जा पाएंगे, नहीं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल शेल या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निकलने में बहुत मुश्किल हो जाएंगे। सो अ लार्ज अमाउंट, इसीलिए क्या होगा, अब उन्हें निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन रिक्वायर्ड टू रिमूव सच इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हाई आईपी वैल्यू। और फिर क्या हो जाता है, जब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं इसका मतलब यही रिस्पॉन्सिबल है हाई आईपी वैल्यू के लिए। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे ईएनसी इंक्रीज हो रहा है, ईएनसी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर फोर्स ज्यादा हो रहा है, यानी कि फोर्स ज्यादा है तो अब इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकल पाएंगे, उनको निकालने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे उतनी ही आईपी की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि ईएनसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि आईपी की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ईएनसी के। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, लेकिन ईएनसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ईएनसी बढ़ रही है तो आईपी बढ़ रहा है, ईएनसी घट रही है तो आईपी घट रहा है। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं 16s, लिख लेती हूँ 16s और 17Cl का। ठीक है, अब इसमें करते हैं नंबर ऑफ शेल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ शेल्स। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स करें तो इसका आ जाएगा 2, 8 और 6, इसका आ जाएगा 2, 8 और 7। तो अब नंबर ऑफ शेल्स देखो 3, तो नंबर ऑफ शेल्स से तो हम नहीं बता पा रहे कि किसकी आईपी ज्यादा है। तो अब हम सेकंड फैक्टर्स पर चलते हैं अपने, वो कौन सा है आपका ईएनसी। तो अब ईएनसी देख लेते हैं, और अब ये देखो क्या है, एटॉमिक फॉर्म में है ना, तो अब कोई चार्ज तो है नहीं, तो अगर हमें किसी एटम के लिए ईएनसी निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, उसमें से क्या करिए, उसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, वही क्या होंगे इसकी ईएनसी की वैल्यू। तो इसमें क्या है आपका 6 है तो 6 ईएनसी हो गई, इसमें कितने हैं लास्ट में 7, तो 7 ईएनसी हो गई। ठीक है, 6 और 7। तो अब बताइए किसकी ईएनसी ज्यादा होगी, ईएनसी ज्यादा होगी क्लोरीन की, और जिसकी ईएनसी ज्यादा उसकी आईपी वैल्यू ज्यादा। तो अब इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस से ज्यादा हो जाएगी सीएल की, क्लोरीन की, ये हो गया इसका ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर की, एस से ज्यादा सीएल की ये है ईएनसी है, और ईएनसी जिसकी ज्यादा उसकी आईपी वैल्यू ज्यादा। तो यानी कि अगर इन दोनों में से हमें बताना है कि किसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, वो होगी क्लोरीन की। ठीक है, तो क्लोरीन की जो आउटर मोस्ट शेल है वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान नहीं है, जबकि इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं थर्ड फैक्टर आपका स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल। स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल पे भी डिपेंड होती है हमारी आईपी की वैल्यू, यानी कि अगर कोई सबशेल जो है आपका स्टेबल है तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा तो यानी कि हाई अमाउंट ऑफ
एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और जितनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे उतनी आईपी की वैल्यू ज्यादा होगी। चलिए एक बार देख लेते हैं। आईपी वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल सब शेल, यानी कि एक्सटर्नल सब शेल की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करती है आईपी की वैल्यू। इफ द एक्सटर्नल सब शेल, अगर एक्सटर्नल सब शेल क्या है, एलिमेंट का हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है। अब देखो ये बात तो कह दी उसने कि आईपी की जो वैल्यू है वो सब शेल की, एक्सटर्नल सब शेल की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है, डिपेंड करती है। डायरेक्ट उसने बोल दिया, यानी कि आईपी की जो वैल्यू है, कंक्लूजन यही दे दिया उसने फर्स्ट लाइन में, वो क्या करती है, डिपेंड करती है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ, किस पे, सब शेल, ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ सब शेल, यही रिलेशन आएगा इसका, ठीक है। डिपेंड करती है आईपी की वैल्यू स्टेबिलिटी ऑफ सब शेल पे, स्टेबिलिटी ऑफ सब शेल पे तो डिपेंड करती है। लेकिन अब हम सब शेल की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, तो अगर कोई एक्सटर्नल सब शेल हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो स्टेबल है। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो आपका सब शेल होता है उसे हम क्या मानते हैं, स्टेबल मानते हैं। तो वही लिखा है कि अगर कोई एक्सटर्नल सब शेल क्या है, किसी भी एलिमेंट का एक्सटर्नल सब शेल या तो हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, अगर हाफ फिल्ड आधा भरा हुआ है या पूरा भरा हुआ है, देन इट इज स्टेबल, तो ये स्टेबल होता है। और इससे अलग कुछ भी केस होती है तो वो क्या होती है, अनस्टेबल हो जाता है। और जब वो स्टेबल है तो क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सच सब शेल, तो इस तरह की सब शेल से इलेक्ट्रॉनों को निकालना क्या हो जाएगा, विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस तरह की जब कंडीशन आएगी, यानी कि स्टेबल अगर सब शेल हो गया तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों को निकालना मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होगी, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब है कि आईपी वैल्यू ऑफ सच एलिमेंट्स इज मोर, इसका मतलब कि उस तरह के एलिमेंट्स की आईपी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी देन द नियर बाय एलिमेंट्स, अपने दूसरे एलिमेंट्स से। कैसे, अगर आपको कोई एलिमेंट्स दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से क्या है, कौन सा ज्यादा, किसकी ज्यादा आईपी वैल्यू, और नंबर ऑफ शेल सबके बराबर आ गए, ईएनसी भी अगर इक्वल आ गए, तो आप किस पे जाएंगे, थर्ड फैक्टर देख लेंगे अपना, स्टेबिलिटी वाला फैक्टर। और स्टेबिलिटी वाला फैक्टर ये कहता है कि अगर एलिमेंट जो है वो एलिमेंट का एक्सटर्नल सब शेल जो है हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है तो वो स्टेबल है, और जितना ज्यादा सब शेल स्टेबल उतना ही इलेक्ट्रॉनों को निकालना मुश्किल, और इलेक्ट्रॉनों को निकालना मुश्किल है यानी कि उसको ज्यादा एनर्जी देकर निकालना पड़ रहा है, और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, यानी कि आईपी की वैल्यू ज्यादा हो रही है। तो आईपी डायरेक्टली डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ सब शेल पे। अगर सब शेल की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो आईपी बढ़ रही है, सब शेल की स्टेबिलिटी घट रही है तो आईपी घट रही है, ठीक है। ये कंक्लूजन निकलता है इससे। ये था आपका थर्ड फैक्टर जो था आपका स्टेबिलिटी ऑफ सब शेल का, ठीक है। यहां तक इसको नोट डाउन करिए। बस आपके तीन फैक्टर थे, ठीक है, तीनों हमने देख लिया, नंबर ऑफ शेल, ईएनसी और आपका स्टेबिलिटी ऑफ सब शेल। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और क्वेश्चंस के बाद अपनी आईपी को मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं और आईपी की एप्लीकेशंस क्या होती है ये देखेंगे, और ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ तक नोट डाउन करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस कुछ, और उसके बाद इसका मेजरमेंट और उसकी एप्लीकेशन आईपी की वो देखेंगे, ठीक है। अभी आईपी ही चल रहा है आपका, कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है ये, 6, ठीक है। इसके बाद 7 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चलेगी, वो आगे, यहाँ तक नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए, तो नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।